इस वीडियो में मैं आपको LIC टेक टर्म प्लान को बाय करने का स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन जो पूरा तरीका है वो बताने वाला हूं। तो LIC के टेक टर्म प्लान को ऑनलाइन बाय करने के लिए पहले आप गूगल में जाइए, यहाँ पे LIC लिख दीजिए। जैसे आप LIC लिखेंगे एक वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे licindia.in ये LIC का वेबसाइट है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद LIC का वेबसाइट ओपन हो जाता है और चूंकि हमें LIC का टेक टर्म जो प्लान है वो बाय करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे LIC टेक टर्म लिखा हुआ आ रहे हैं। तो ये LIC का टेक टर्म बाय करने का तरीका है और या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं क्लिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर टू बाय। तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू बाय और ये आ रहा है हमारा सेक्शन बाय पॉलिसी ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैंने नीचे आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है क्लिक हियर टू बाय। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू बाय यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ऑनलाइन पेज है LIC का बाय करने का वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC के जो भी प्लान्स ऑनलाइन बाय किए जा सकते हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो आप इन प्लान्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमें LIC का टेक टर्म प्लान बाय करना है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। प्लान नंबर 5854 है LIC का टेक टर्म प्लान। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बाय ऑनलाइन पे। तो जैसे ही मैं बाय ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो पेज है बाय करने का वो ओपन हो जाता है। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है क्लिक टू बाय ऑनलाइन, दूसरा है ट्रैक ऑनलाइन विद एक्सेस ID। तो जब आप फर्स्ट टाइम बाय करेंगे तो आप यहाँ से बाय करेंगे क्लिक टू बाय ऑनलाइन। फिर आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको एक्सेस ID जब मिल जाता है आपके मोबाइल पे, ईमेल पे ये एक्सेस ID आ जाता है, उसके बाद आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक्सेस ID के थ्रू उसमें लॉगिन कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स वहाँ पे सेव मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्लिक हियर टू बाय ऑनलाइन से करेंगे तो आपकी डिटेल्स जो पहले आपने सेव की होगी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक टू बाय ऑनलाइन। आप यहाँ पे देख लीजिए क्लिक टू बाय ऑनलाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है पेज। ये मुझे पूछता है डिटेल्स पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रहा हूँ राम और यहाँ पे सिंह, ये नाम यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ उसके बाद मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने एंटर कर दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल ID डाल देना है अपना। और जैसे आप यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे उस ईमेल ID पे और इस मोबाइल नंबर पे आपका एक्सेस जो कोड है वो भेजा जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे ईमेल ID डाल देते हैं और मैं यहाँ पे चूज सिटी करके दिया है। तो आपको यहाँ से एक सिटी चुन लेना है। मैंने जैसे मान लीजिए मुंबई यहाँ पे चुन लिया है। अब ये मुझे पूछता है हैव यू बीन कॉन्टेक्टेड बाय LIC डायरेक्ट मार्केटिंग यूनिट्स। तो आप यहाँ पे अगर कॉन्टेक्टेड है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिख दीजिए या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आता है कैप्चा की बात। तो यहाँ पे जो कैप्चा जो दिया हुआ है वो आपको एंटर करना है। कई बार कुछ कैप्चा में आपको स्मॉल या कैपिटल लेटर समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे जा करके रिफ्रेश कैप्चा में इसको चेंज कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहें उतनी बार इसको चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा आ गया 5HM एंड कैपिटल R, ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो टिक बॉक्स है यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बोलता है आई हियर बाय कन्फर्म दैट मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय मी इज रजिस्टर्ड इन माय ओन नेम। यानी आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो आपका खुद का मोबाइल नंबर है, किसी और का मोबाइल नंबर नहीं है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। और आप LIC को ऑथराइज भी कर रहे हैं कि वो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे आपको ईमेल कर सके अगर वो DND में एक्टिवेटेड है तो भी। तो यहाँ पे जैसे ही आप LIC के राइट्स दे देते हैं आपको आगे प्रोसेस करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप आगे क्लिक करेंगे कैलकुलेट प्रीमियम, तो आपके नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब देखिए ये मेरा एक्सेस ID यहाँ पे ओपन हो गया। अगली बार जब भी मैं डिटेल्स डालूंगा ये एक्सेस ID वहां पे डालूंगा तो मुझे वापस से वो सारी डिटेल्स दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी। तो अब OTP आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मेरे मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID दोनों पे आता है। सेम OTP मोबाइल नंबर पे आता है, सेम ही OTP आपके ईमेल ID पे आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके प्रोसेस कर देना है। जैसे प्रोसेस करेंगे आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ आपको फिल करनी है। तो आप रेजिडेंट स्टेटस है वो आपको डाल देना है, इंडियन सिटीजन है
या एनआरआई है तो आप एनआरआई का डिटेल डालेंगे। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप एनआरआई है तो आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछेगा, इंडियंस है तो आपका तो इंडिया आएगा ही। फिर जेंडर डाल देना है, यहाँ पे मेल फीमेल, तो मैं यहाँ पे मेल डाल देता हूँ। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपका सम एश्योर्ड यानी आपको कितनी राशि का बीमा चाहिए वो आप डाल सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो अलाउड है, वो आपको 50 लाख का सम एश्योर्ड अलाउ होता है। तो आप 50 लाख से लेकर के अपनी इनकम के हिसाब से कितना होता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो मैंने यहाँ पे 1 करोड़ डाल दिया है, और 1 करोड़ डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 करोड़ आ गया है। अगर आप इसको 50 लाख डालेंगे तो यहाँ पे 50 लाख आ जाता है, ये आप देख लीजिए 50 लाख आ गया है। और जितना आप डालेंगे आपको जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे आ गया है 1 करोड़ का सम एश्योर्ड आपने लिया है। अब आपको स्मोकर नॉन स्मोकर वाला है, यहाँ क्लिक करना है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यस कीजिए, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, छुपाएंगे क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी है अगर स्मोकिंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कीजिए। वैसे भी आप जब स्मोकिंग में यस नो का करते हैं तो एलआईसी एक टेस्ट भी करता है, उसमें पता चल जाता है आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए सच पहले ही बता कर रखें। तो मैं यहाँ पे स्मोकिंग का डाल देता हूँ नो। अब ये प्रीमियम टाइप पूछता है आपसे कि रेगुलर प्रीमियम पे करना है, लिमिटेड या सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम का मतलब है जितने टर्म की पॉलिसी होगी मुझे उतने टर्म तक पेमेंट करना होगा। लिमिटेड एंड सिंगल प्रीमियम का लिमिटेड प्रीमियम, और सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम पेमेंट करना है। लिमिटेड प्रीमियम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 1 मिनट में होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम डाल दिया है। तो मुझे ये पेमेंट मोड पूछ रहा है कि पेमेंट किस टाइप से करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ईयरली या हाफ ईयरली, यानी आप हर साल प्रीमियम भर सकते हैं या साल में 2 बार प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयरली चुन लिया है। अब मुझे पॉलिसी टर्म पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे 40 साल का पॉलिसी का टर्म डाल देता हूं। अब क्या है, अब चूंकि मैंने रेगुलर प्रीमियम चुना हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कितनी अवधि तक आपको प्रीमियम पे करना है वो आपका 40 वर्ष अपने आप आ गया है। लेकिन अगर मैं इसको लिमिटेड प्रीमियम पे कर देता हूं तो यहाँ पे मुझे पूछता है कि आपको कितने साल तक प्रीमियम पेमेंट करना है। तो जो प्रीमियम लिमिटेड के प्रीमियम के ऑप्शन में आपका जितना पॉलिसी होता है साल का उससे 5 साल या 10 साल पहले तक का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट रहता है। तो मेरा पॉलिसी चूंकि 40 साल का है तो मुझे 35 साल और 30 साल का 2 ऑप्शन मिलता है, यानी मैं 30 साल तक भी प्रीमियम का पेमेंट कर सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो 35 साल तक प्रीमियम का पेमेंट कर सकता हूं। इन दोनों में से मुझे एक चुनना पड़ेगा। तो और अगर आप इसको सिंगल प्रीमियम कर देते हैं तो ये सब हट जाता है और आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम पेमेंट करना होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं आपका राइडर जो बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ये यहां से हट जाता है। अब आप राइडर नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं रेगुलर प्रीमियम डालूंगा, यहाँ पे राइडर का ऑप्शन आ जाता है। लिमिटेड प्रीमियम में भी राइडर का ऑप्शन रहता है, लेकिन जब भी आप इसको सिंगल प्रीमियम कर देंगे राइडर का ऑप्शन है वो गायब हो जाता है, आप राइडर नहीं ले सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सिंगल प्रीमियम में राइडर नहीं दिया जाएगा एक्सीडेंटल डेथ का। तो आइए मैं रेगुलर प्रीमियम के साथ चुनता हूं जो मेरा पसंदीदा है, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम ही आपको चुनना है। तो यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम चुनने के बाद आपको अब एक्सीडेंटल डेथ राइडर पूछा जाता है। तो दोस्तों मेरी राय में एक्सीडेंटल डेथ राइडर है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी चीप रेट में आपको एक्सीडेंटल राइडर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सीडेंटल राइडर के लिए यस कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे सम एश्योर्ड पूछेगा एक्सीडेंटल राइडर की कितनी सम एश्योर्ड मैं ले सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड होती है वो आप जितनी बीमा लेते हैं वहां तक आपकी सम एश्योर्ड ले सकते हैं, आप चाहे तो उससे कम भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए 50 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पे चुना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बीमा धारक की अगर डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो वहां पे 1 करोड़ तो ये मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही साथ ये 50 लाख का जो आपने यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ राइडर मिला है तो वो आपको और मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 1 करोड़ 50 लाख यहाँ पे मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है पुलिस पर्सनल की डिटेल कि पुलिस में आप जॉब करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप जो भी आप पे एप्लीकेबल है, अगर आप पुलिस में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर आप पुलिस में जॉब नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब इसने हमें बता दिया है कि हमारा जो पॉलिसी था उसका पूरा डिटेल बता दिया है कि मैंने 40 साल का पॉलिसी लिया है, उसमें मुझे 40 साल प्रीमियम पेमेंट करना है और ईयरली मोड मेरा रहेगा रेजिडेंट इंडियंस है और 2001
का जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता दिया है, कमेंसमेंट कब होने वाला है वो बता दिया है, और उसके बाद यहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड मैंने चुना है वो है, सम एश्योर्ड मेरा 1 करोड़ का है, उसका प्रीमियम रहेगा मेरा 6,952 रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो सम एश्योर्ड मैंने 50 लाख का लिया है उसका प्रीमियम रहता है मेरा 2500 रुपए, 2,500 रुपए। तो टोटल जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा मेरा 11,153 रुपये, जिसमें 9,452 रुपये प्रीमियम है और 1,701 रुपये टैक्स इसमें जुड़ जाता है। तो टोटल प्रीमियम जो मुझे पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का वो रहेगा 11,153 रुपये। आगे के सालों के लिए 9,452 रुपये फिक्स रहेगा। ये जीएसटी गवर्नमेंट जितना डिसाइड करती है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी जो ये अमाउंट रहती है 9,400 बेसिक प्रीमियम, ये आपका फिक्स हो जाता है। अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि आप 1.5 करोड़ का लेने करके देखना चाहते हैं तो आप इसको बैक जा करके इसमें दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने बैक किया तो ये बैक पेज पे चला जाएगा, वहां पे आप इसको वापस डिटेल्स है उसको भर सकते हैं। यहाँ पे आप वापस इसको जो इंडियन था वो रख दीजिए, मेल यहाँ पे कर दिया। अब आप यहाँ पे 1.5 करोड़ करना चाहते हैं तो इसको मैं 15 कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरा 1.5 करोड़ रुपए। स्मोकर की जगह मैं यहाँ 9 कर देता हूँ, और पेमेंट की जगह ईयरली है, 40 साल का मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। और यहाँ पे एक दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब होता है आपका जो सम एश्योर्ड है वो फिक्स रहेगा, और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब है कि आपका अगले 10 साल तक सम एश्योर्ड है वो बढ़ता जाएगा 10% के हिसाब से, और 10 साल बाद आपका सम एश्योर्ड है वो दुगुना हो जाएगा, यानी 3 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद ये रुक जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। एक्सीडेंटल राइटर को यस कर देते हैं। यहाँ पे हम 50 लाख का चुन लेते हैं हमारा, और यहाँ पे पुलिस पर्सनल में मैं 9 कर देता हूँ। अब मैं कैलकुलेट प्रीमियम दोबारा करता हूँ, तो मेरा जो प्रीमियम था वो बढ़ के आ गया 10,428 रुपए, क्योंकि मैंने 50 लाख सम एश्योर्ड बढ़ा दिया है। और टोटल जो प्रीमियम आया है मेरा आ गया 15,225 रुपए। तो अब क्या है, इसको हम आगे करते हैं, कंफर्म एंड प्रोसीड करते हैं। अब ये मुझे पूछ रहा है कि क्या आपका कोई LIC का पहला पॉलिसी पहले से ले रखा है जिससे मुझे डायरेक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। अगर मैं यस करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास LIC का पॉलिसी नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और प्रोसेस करते हैं। अब ये आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप ऑफलाइन eKYC करना चाहते हैं क्या, या आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन eKYC करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड विद KYC विदाउट प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, आपका आधार नंबर है वो देना पड़ेगा, और उस आधार नंबर के बेस पे आपकी जो आगे की डिटेल्स है, आपका नाम एड्रेस वो सारा पॉलिसी में भर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड विदाउट eKYC करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड विदाउट eKYC कर देता हूँ। इसमें मुझे आधार नंबर और ये डिटेल्स है वो अभी नहीं पूछेगा। तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया है प्रोसीड विदाउट eKYC, यानी मैं अभी eKYC नहीं करना चाहता हूँ और उसके बिना ही प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया प्रोसीड विदाउट eKYC। अब क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज मेरा आ गया है। इसमें मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेंगे, जिसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया है, फादर एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और अब और यहाँ पे आपको फादर्स नेम है वो डाल देना है। फादर्स नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सेम एड्रेस कर देता हूँ, तो ये जो मैंने यहाँ भरा है वो डिटेल्स इधर आ जाती है। अब क्या कर देते हैं, हम इसको आगे जा करके प्रोसीड कर देते हैं। तो आइए नेक्स्ट में करते हैं क्लिक, और ये हो गया प्रोसीड। अब ये मेरे से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे बतानी है। उसमें मुझे प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, पैन, एज प्रूफ, ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे मुझे बतानी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें डिटेल्स डाल देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ मुंबई। यहाँ पे पैन नंबर में डाल दिया है अपना, और यहाँ पे एज ऑफ प्रूफ है वो डाल देते हैं आप। यहाँ पे पैन कार्ड में भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड, सिंगल, जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ के लिए एक्सेप्टेड है, तो आप उनमें से कोई एक चुन सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए आधार कार्ड इसमें एड्रेस प्रूफ के लिए डाल दिया है।
और पैन कार्ड जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी आपकी फोटो आईडी के लिए कौन सा प्रूफ लेगा, तो वहां पे भी मैं आधार कार्ड डाल देता हूं, ताकि आधार कार्ड से मेरे दोनों काम हो जाते हैं, एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा और आईडी प्रूफ दोनों के काम आ जाता है। एज प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड को चुन सकते हैं। तो आप अगर आधार कार्ड अकेला डाल देते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे डाल देते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है तो यहाँ डाल सकते हैं। सीए एमबीए और कर रखा है तो आप प्रोफेशनल में डाल दीजिए, अदरवाइज 10th 12th है तो इसमें क्लिक करेंगे। जेंडर रेजिडेंट ये सारी डिटेल्स अपने आप आ गई है। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स जो बताई है वो सारी आ गई है कि मैंने प्लान R854 लिया है, 1.5 करोड़ का सम एश्योर्ड है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया हुआ है मैंने 50 लाख का, और ये पॉलिसी शुरू होने की डेट है, और अमाउंट डिपॉजिट मुझे कितना करना पड़ेगा 15,255 रुपए। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जो ऑक्यूपेशन डिटेल्स है वो पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी जॉब है ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे डाल देना है। तो अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पे जो भी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से डाल दीजिए, और अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप इनमें से चुन सकते हैं, या आपका सेल्फ बिजनेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्विस डाल देता हूँ, और ये नेचर ऑफ ड्यूटी अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी वर्क नेचर है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम लिख देना है, आपकी इनकम का सोर्स क्या है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सैलरी करेंगे तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या ITR की कॉपी दे सकते हैं पिछले 2 साल की। तो यहाँ पे आप सैलरी डाल दीजिए। अब नेम ऑफ आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, और लेंथ ऑफ सर्विस आपको कितना साल हो गया काम करते हुए वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे एनुअल इनकम आपकी जो भी है वो डाल दीजिए। जैसे 10 लाख मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये 10 लाख यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब आपसे पूछा है ये डज योर ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व वर्किंग इन विद एनी ऑफ दिस, यानी आप जो काम कर रहे हैं वो इस डिटेल में जो दिया है उसमें से किसी एक में है क्या। तो आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आप पे वो एप्लीकेबल है तो आप उस पर टिक करेंगे, अगर नहीं हो रहा है उनमें से एप्लीकेबल तो आप नन ऑफ बिलो पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे पूछता है कि वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन लीगल एक्टिविटीज रिलेटेड क्वेश्चंस आर एप्लीकेबल, ये जो भी क्वेश्चंस है क्या वो आपके सर्विस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे एविएशन और ये सब चीजें अगर एप्लीकेबल है नहीं है, अगर इनमें से कोई भी आप इसको ध्यान से पढ़िए, कोई भी एक आप पे एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ जो है उस पर यस करना पड़ेगा। फिर आपको ये मैनुअल ऑप्शन दे देता है नो और यस करने का इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे। अगर आपके सारे क्वेश्चन जितने भी है वो नो है, यानी इस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं आप पे, तो यहाँ पे आप नो दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इस सब में नो भर देता है। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है किसी को यस करने का। तो अगर आप पे कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल होता है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और उसके हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं। फिर आपके पास यस और नो चुन सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए, सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो हो जाएंगे। फिर आपको आगे नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स आपका कोई है तो उस पे पूछेगा। तो पूछ रहा है डू एनी ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग करंट प्रपोजल, और प्रीवियस प्रपोजल पे आप पे एप्लीकेबल है क्या। आपका जो करंट प्रपोजल चल रहा है उस पे या जो प्रीवियस प्रपोजल थे उन पे कोई भी चीज एप्लीकेबल है क्या, ये क्वेश्चंस। तो उसमें ये डिटेल्स आपसे पूछी है। यानी आपका कोई पॉलिसी प्रपोजल आपने दिया है वो अंडर कंसिडरेशन है क्या, अगर है आप यस लिखेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी, नो लिखेंगे तो कोई डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। दूसरा पूछा है कि आप जो वेदर प्रपोज साइमल्टेनियसली ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन पे भी साइमल्टेनियसली आप अप्लाई कर रहे हैं क्या, बच्चों के लिए भी और वाइफ के लिए भी। हैव यू ड्यूरिंग द पास्ट 1 year रिटर्न एनी पॉलिसी, आपने कोई पॉलिसी वापस कॉर्पोरेशन यानी LIC को वापस किया है क्या। वो सारी डिटेल जो भी है आपको यहाँ पे आपको भरनी है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यस है कोई भी इनमें से क्वेश्चन जितने भी ABCDE जितने भी दिए हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अदरवाइज आपके पे कोई भी क्वेश्चंस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी आप ये LIC की पॉलिसी पहली बार ले रहे हैं और आपने कोई और भी पॉलिसी नहीं लिया है और आप पे कोई क्वेश्चंस एप्लीकेबल नहीं है, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए, तो सारे क्वेश्चंस अपने आप नो हो जाते हैं। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछ रहा है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है
और इसमें जो भी डिटेल्स है आपको सच सच बताना है, कोशिश ना करें इसको छुपाने की। कई बार छुपाना बहुत महंगा पड़ जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी फैमिली में यानी आपके फादर मदर और या ब्रदर सिस्टर में से किसी को भी डायग्नोसिस हुआ है या उनमें से किसी की भी डेथ अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट अटैक या कोई और अन्य हेरिडेटरी बीमारी के कारण हुई है 60 साल से पहले, तो आपको बताना है। जैसे आपके फादर या मदर की डेथ मान लीजिए 60 साल के बाद हुई है इनमें से किसी कारण से, तो आप नो कर सकते हैं। लेकिन 60 साल से पहले अगर उनकी डेथ किसी कारण से हुई है इनमें से, तो आपको करना है यस। तो ये डिटेल आपको अच्छे से सोच समझ के भरना है, इसमें झूठ नहीं भरना है कुछ भी। मैं मान लीजिए यहाँ पे यस करके देखता हूं तो मुझे ये डिटेल्स बताता है कि इनमें से क्या चीज है, यानी लिविंग जो अभी जी रहे हैं उनमें से किसी के कोई बीमारी है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि आपके फादर को हार्ट अटैक हुआ था लेकिन अभी वो अलाइव है, जिंदा है, तो आप यहाँ पे उनका रिलेशन डालेंगे फादर, उनकी एज यहाँ पे डाल देते हैं 60 साल से कम है तो हम यहाँ पे 57 डाल देते हैं। फादर की जो भी आपकी डेट है वो डाल देनी है, एज अभी के टाइम पे उम्र की उम्र क्या है वो डाल देनी है, और डायग्नोसिस क्या हुआ है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे नीचे ये आप देखेंगे सेव होकर के डिटेल आ गई है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर डेथ उनकी हो गई है किसी कारण से, हार्ट अटैक से, तो यहाँ पे आप डेथ में उनका नाम डालेंगे। तो ये आपको देख लेना है अभी वो जिंदा है और ऊपर वाली कोई बीमारी है तो आप वो लिखेंगे, अगर उनकी डेथ हो गई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको भरना है फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। इन चारों का भर के आपको डिटेल्स है वो आपको आगे जाना है। आइए अब हम यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि कोई है नहीं ऐसा, तो मैंने नो कर दिया है। ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई किसी को भी, पेरेंट्स को या सिबलिंग को, तो आप नो कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पे जाइए। अब आपसे रिलेटेड आपकी हैबिट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके जवाब भी आपको बहुत ही सोच समझ करके देना है। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसको पहले से यस करके रख दीजिए या नो करके रख दीजिए, और अगर कोई भी एक भी आप पे एप्लीकेबल होता है तो आप उसको यस करना ही करना है, और नहीं होता है तो आप नो कर दीजिए। यस आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स, आप दारू शराब कुछ पीते हैं तो आपको यस करना है। फिर आपसे पूछता है कंजप्शन, क्वांटिटी, कंजम्पशन एंड ड्यूरेशन आपसे पूछेगा। नार्कोटिक्स की कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं तो टबैको कंज्यूम कर रहे हैं आप किसी भी फॉर्म में, तंबाकू, खैनी, सिगरेट कुछ भी करते हैं। हैव यू एवर एडवाइस टू स्टॉप कंजप्शन, आपको शराब के लिए कभी मना करने के लिए बोला गया है। ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे से सोच समझ करके आपको भर देनी है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर आप इनमें से कुछ भी नशा नहीं करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसको नो कर दीजिए। अब आपसे पूछा जाता है आगे स्टेट ऑफ हेल्थ आपसे। अब देखिए मैंने जैसे ही नो किया है सब पे ये ऑटोमेटिकली नो हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है यस करने का। तो अब आपसे पूछा जाता है आपकी हाइट और वेट के बारे में, तो आप यहाँ पे अपनी हाइट लिख दीजिए, यहाँ पे अपना वेट डाल दीजिए, और हाइट आपको सेंटीमीटर्स में लिखनी है, यानी आपकी जितनी भी हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। वेट आपका है वो किलोग्राम्स में लिखना है। आर यू इन ए स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपकी अगर हेल्थ अच्छी खासी है तो ये आप यस लिख दीजिए, अगर कुछ बीमारी है तो आप नो लिख दीजिए। अब आपकी हेल्थ से रिलेटेड सवाल है वो पूछे जाते हैं आपसे कि वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन ABC आर फेस्ड बाय यू, अगर इनमें से कोई एक भी आपने किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पहला सवाल है डिड यू हैव एनी एलिमेंट इंजरी एक्सीडेंट रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट मेडिसिन फॉर मोर देन अ वीक एंड और हैव अवेल्ड लीव फॉर मोर देन 5 days ऑन मेडिकल ग्राउंड इन द लास्ट 2 years, अगर आपने मेडिकल ग्राउंड पे 2 साल में 5 दिन से ज्यादा छुट्टी ली है तो भी आपको यस लिखना पड़ेगा। और अगर आप पे एक्सीडेंट ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण आपको 1 हफ्ता तक हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा तो वहां पे भी आप यस करेंगे। दूसरा है आपने इन टाइप की कोई डिजीज है, मेडिकल एडवाइस मिला है जिसमें आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी HIV एड्स या उससे हेपेटाइटिस A B C इनके बारे में कोई आपको डायग्नोसिस हुआ है तो वो आपको बताना है। और या आपने पिछले 6 महीने में 10 किलो से ज्यादा वेट लॉस किया है तो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप नो करेंगे तो कोई भी आपका नो हो जाएगा सब। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है यस और नो चुनने का, तो यहाँ पे भी मैं नो कर देता हूँ, कोई एप्लीकेबल नहीं है तो नो किया है। अब मैं आगे जाता हूँ,
यहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछी जाती है, हैव यू एवर अंडरगोन और एडवाइज टू अंडरगो एनी टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, हॉस्पिटलाइज्ड और सफर्ड, बीन डायग्नोस्ड विद और ट्रीटमेंट। यानी आप में इनमें नीचे जो भी चीजें दी हुई है उनमें आप पे कभी ऐसा हुआ है या आपको किसी ने एडवाइस किया है कि आपको ऐसा करना है, तो आपको इसमें जो भी एप्लीकेबल है वो आपको बताना है। तो इसमें एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनर आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चनर आपको अच्छे से एक एक ध्यान से सोच समझ करके पढ़ना है, किसी और से नहीं भरवाना है, खुद भरना है और देखना है कि ये आप पे कहीं एप्लीकेबल है या नहीं। दोस्तों इसको भरते टाइम बहुत सावधानी से किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर कुछ भी एप्लीकेबल है तो आप यस कर दीजिए। इसमें चांसेस नहीं है कि आपका प्रीमियम जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके प्रीमियम क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्लीज सोच समझ करके अच्छे से सच इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे अगर आप पे इनमें सारी चीजें आप पे नो एप्लीकेबल हो रही है, यानी आप पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सब में नो आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपसे पूछ रहा है, डू यू अवेल टू ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स अंडर द प्रोपोर्शनल पॉलिसी, यानी इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट मिलने वाला है उसको आप किस्तों में लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप किस्तों में लेना चाहते हैं तो आपके पास 5, 10, 15 ऐसी किस्तें रहती है वर्षों की, जिसमें मंथली एनुअली किस्तें अपने नॉमिनी को दिलवा सकते हैं। तो आप ये जो ऑप्शन है ये आप डेथ से पहले जो पॉलिसी धारक है वो कभी भी भर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नो करना चाहते हैं तो भी आप बाद में फ्यूचर में आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आप यस करेंगे यहाँ पे तो आपसे ये किस्तें पूछेगा, किस टाइप की किस्तें देना चाहते हैं 5, 10, 15 वर्ष में। और अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आपसे ये कुछ भी डिटेल्स नहीं पूछेगा, यानी सारा जो पेमेंट है वो लमसम एक साथ ही कर दिया जाएगा। और अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमसे पूछा जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछा जाता है और बैंक का नाम, ये चीजें आपसे पूछी जाती है आपकी बैंक से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद जो भी ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस जो है वो आ गया। अब आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे आप किसी को भी अपना नॉमिनी, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, सन, इनमें से किसी को भी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाकर के एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। तो मैक्सिमम इन्होंने बताया मैक्सिमम 3 नॉमिनी तक आप बना सकते हैं और उन तीनों का अलग अलग परसेंटेज है वो शेयर आप रख सकते हैं। जैसे एक नॉमिनी है तो 100% रहेगा, 2 नॉमिनी है तो आपका जो टोटल शेयर आता है वो 100% आना चाहिए। आप एक को 75%, दूसरे को 25% दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही नॉमिनी ऐड कर रहा हूँ और आज ये देख लेते हैं 2 नॉमिनी ऐड करके हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 नॉमिनी ऐड किया है तो इसने बाय डिफॉल्ट 75-75 कर दिया है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसको मैं करूंगा, अगर 75 करता हूं तो वो नेक्स्ट है वो 25% मेरा होगा। तो ये मैंने 70 किया है तो यहाँ पे 30 रहेगा, दोनों मिला के टोटल 100 आना चाहिए। अगर मैं इसको 75% करता हूं तो यहाँ पे मुझे 25% करना पड़ेगा। तो अब 100% हो गया, दैट इज ओके। यहाँ पे मैंने हरी सिंह कर दिया, फादर है तो फादर का नाम डाल दीजिए, एज उनकी डाल दीजिए। फिर एड्रेस, अगर उनका और आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज लाइफ एश्योर्ड का एड्रेस है वो डाल देना है। तो यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस आ गया यहाँ पे। और नॉमिनी 2 आप अपनी मदर को डालना चाहते हैं तो आप मदर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे उनका नाम डाल दीजिए मदर का, उनकी एज डाल दीजिए और उनका शेयर आपने 25% किया वो कर दिया आपने। और एड्रेस आप सेम कर रहे हैं कि भाई उनका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सेम कर देते हैं। आप नॉमिनी अगर वापस चांसेस हो गए आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं इसको, तो फिर ये पूरा का पूरा एक ही नॉमिनी को चला जाएगा। आप नॉमिनी का डिटेल है वो भी कभी भी इंश्योरेंस में जाकर के चेंज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार नॉमिनी डिटेल दे दिया है वो हमेशा वही चलता रहेगा। आप नॉमिनी का डिटेल जब चाहे इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के या LIC में जाकर के आप इसको चेंज करवा सकते हैं। आइए अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं और अगली डिटेल में चले जाते हैं। नेक्स्ट किया मैंने। अब ये मुझे मेरा नाम बता दिया है, एक्सेस ID मुझे बता दिया है। और अब ये कोरोना वायरस क्वेश्चनर, ये पहले नहीं आता था, जब से कोरोना आया है तब से ये कोरोना वायरस क्वेश्चनर भी आने लग गया है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जो भी डिटेल्स है वो आपको बतानी है।
वेदर लाइफ टू बी अश्योर्ड इज रेजिडेंट इंडियन, रेजिडेंट इंडियन हमने भरा है तो बाकी कंट्री वाला कोई जरूरी नहीं है। वेदर लाइफ टू बी अश्योर्ड हैज विजिटेड एनी फॉरेन कंट्री इंक्लूडिंग मर्चेंट मेरिनर्स आफ्टर 15 नवंबर 2019 के बाद आप कभी भी फॉरेन विजिट किया है। अगर आप मर्चेंट नेवी में भी काम करते हैं तो भी आपको डिटेल्स डाल देनी है, यस या नो। तो आप नो डाल देते हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप पे एप्लीकेबल यस है तो यस करना है आपको। तो फिर आपको कंट्री डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। तो यहाँ पे मैं नो डाल देता हूँ। हैज द लाइफ टू बी अश्योर्ड हैव एनी प्लान टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 ईयर, आप अगले 1 साल में आपको फॉरेन जाने का कुछ प्लान है या नहीं है वो आपको बताना है। तो आप जाना चाहते हैं तो यस करिए, और कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं कहीं भी फॉरेन कंट्री अगर 1 साल में, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। वेदर एनी ऑफ द फैमिली मेंबर कोहैबिटेंट्स ऑफ द लाइफ टू बी अश्योर्ड हैज विजिटेड एनी फॉरेन कंट्री, यानी आपके कोई फैमिली मेंबर्स कोई जो है वो कोई फॉरेन कंट्री उन्होंने विजिट किया है तो भी आपको यस या नो जो भी एप्लीकेबल है वो डाल देना है। तो यहां पे आपको सारी डिटेल्स है वो भर देनी है। अगर आप यस डालेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। नो डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेदर लाइफ टू बी अश्योर्ड हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद इन इंडिया बाय रोड रेल आफ्टर 1 मई 2020, यानी 1 मई के बाद अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट रोड रेल ट्रांसपोर्ट से किसी से भी गए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और नहीं गए हैं तो आप नो कर सकते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे यस किया है तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट्स विजिट्स बता देना है। जैसे आप गुजरात गए हैं तो गुजरात का यहाँ पे डाल दीजिए, और कौन सी डेट को विजिट किया है वो डाल दीजिए। और वेदर स्क्रीन्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी तो यस कर दीजिए यहाँ पे। और वेदर कैप्टन आस्क्ड टू बी क्वारंटाइन ऑब्जर्व्ड होम आइसोलेशन टिल डेट, तो ये आपको यहाँ पे यस नो जो भी है वो आपको एप्लीकेबल कर देना है। इज द लाइफ टू बी अश्योर्ड फ्रंटलाइन वर्कर, आप क्या इनमें से किसी एक में भी काम करते हैं तो भी आपको बता देना है। जैसे डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर, फार्मासिस्ट, क्लीनिंग वर्कर्स, पुलिस पर्सनल एटसेट्रा, इनका आप पे एप्लीकेबल होता है तो आपको यस कर देना है, नहीं एप्लीकेबल होता है तो आप नो कर दीजिए। इज लाइफ टू बी अश्योर्ड और हैज टू बी अश्योर्ड हैव बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनी हु हैज बीन क्वारंटाइन और हु हैज डायग्नोज्ड विद कोविड, यानी जिसने भी कोविड का अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है या जिस कोविड क्वारंटाइन में है उसके साथ आपका कोई रिलेशन है, आप उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं क्या, तो आपको यस या नो कर देना है। और क्या जो आदमी जिसका सम एश्योर्ड आप ले रहे हैं, क्या आपको क्वारंटाइन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देना है। फिर हैज द लाइफ टू बी अश्योर्ड एवर बीन एडवाइज टू टेस्ट टू रूल इन रूल डायग्नोसिस लाइफ, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है आपकी डिटेल है वो डाल दीजिए। हैज लाइफ टू बी अश्योर्ड एवर बीन डायग्नोस्ड विद कोविड-19, क्या आपको कभी कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है तो यस करना है, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। हैज लाइफ टू बी अश्योर्ड एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी इनमें से कोई सिम्टम्स आपको पिछले 14 दिन में हुआ है क्या, जैसे फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे जो कोरोना के सिम्टम्स है उनमें से कोई भी आपको हुआ है क्या, आपको यस और नो में डिटेल डाल देना है, यस या फिर नो। अगर यस आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। आपको नो अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। जो भी है सच इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बतानी है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है पूरा सेक्शन 45 का डिटेल आ जाता है। सेक्शन 45 में यह बताया जाता है कि इन्होंने बताया पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी टाइम विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस, यानी अगले 3 साल में LIC को कभी भी लगता है कि आपने जो पॉलिसी लिया है उसमें कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी उनको झूठ लगता है, तो वो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और आपकी पॉलिसी कैंसिल भी की जा सकती है। इसलिए ये सारी चीजें LIC आपको बता रहा है, ये आपको रीड कर लेना है, इसमें रिलेटेड जो डिटेल है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन सच बताई है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अग्री कर दीजिए इसको कि भाई ठीक है, आप जो भी करना है इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो जो चीज़ बताई है
वो सच सच बताई है, कुछ भी मिस स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने अग्री किया है। तो अब आप यहाँ पे जाकर के व्यू प्रपोजल में जाकर के पूरा प्रपोजल है उसको पीडीएफ में देख सकते हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ कॉपी डाउनलोड हो जाएगी और आप यहाँ पे प्रपोजल को देख सकते हैं और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं है जो आपने छुपाई हो। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं प्रपोजल में तो यहाँ पे जाकर के आप कुछ भी जानकारी है उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने सारी जानकारी सही है और आपको लगता है अब सब कुछ ठीक है तो आप पेमेंट पे जाकर के पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट पे करेंगे तो आपका पेमेंट का पेज है वो आपका अपीयर हो जाता है और मुझे बता रहा है कि मुझे 12,928 रुपए का पेमेंट पे करना है। टोटल मेरा प्रीमियम बनता है 15,225 रुपए का। और यहाँ पे आई हैव फुली अंडरस्टूड कि एक बार पेमेंट कर दिया वो दोबारा नहीं होगा, रिजेक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट का पेज है वो ओपन हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन भी रहता है, आपके पास डेबिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन भी रहता है और डेबिट कार्ड के साथ एटीएम पिन से भी अगर आप यूज करना चाहते हैं वो भी, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप वॉलेट से भी कर सकते हैं पेमेंट और क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई से, बाकी यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा भी पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा LIC का जो प्लान था वो पूरा। यहाँ पे जैसे ही आप मेक पेमेंट कर देते हैं आपकी तरफ से काम पूरा हो जाता है। फिर LIC की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा जो आपने ईमेल एड्रेस बताया उस पे, और वहां पे आपको अच्छे से सोच समझ करके जो डिटेल्स है वो आपको बता देनी है। और उसी के साथ आपको एक कुछ दिनों में पॉलिसी होती है वो जारी हो जाती है। मेडिकल टेस्ट अगर करवाना है तो वो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए ईमेल करेंगे और आपको जो भी जगह बताई है वहां पे जाकर के आपको मेडिकल करवा लेना है। जब आप 75 लाख से कम का पॉलिसी लेते हैं मेडिकल टेस्ट कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन 75 लाख से ऊपर का पॉलिसी लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट कंपलसरी होता है। बहुत ही आसान सा मेडिकल टेस्ट होता है, लगभग 1-2 घंटे का टाइम लगता है, पूरा मेडिकल टेस्ट हो जाता है और आपको पॉलिसी मिल जाता है। LIC ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं करता है, अच्छा कंपनी है, तो LIC से पॉलिसी लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भर के और मेक पेमेंट कर देना है। क्योंकि मुझे बाय नहीं करना है इसलिए मैं इस पेज से आगे नहीं जा रहा हूँ।